दोस्तों स्वागत करते हैं आज की आपकी पहली क्लास। चलिए करंट अफेयर्स की क्लास में पहली खबर आ रही है जापान के प्रधानमंत्री की तरफ से। दोस्तों जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा अपनी पहली विदेश यात्रा के दूसरे चरण के तहत मंगलवार को वियतनाम से इंडोनेशिया पहुंच गए। उन्होंने कहा कि दोनों दक्षिण एशियाई देश मुक्त और खुले हिंद प्रशांत दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। यह चीन के बढ़ते प्रभाव और दक्षिण चीन सागर को लेकर चीनी हठधर्मिता का मुकाबला करने के लिए जरूरी है। सुगा ने कहा, जापान अपने हिंद प्रशांत दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में सहयोग के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के सदस्य देशों को एक करना चाहता है। जापान इंडोनेशिया के साथ अपने रक्षा संबंधों को गहरा करने के साथ रक्षा उपकरण एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों को आगे बढ़ाना चाहता है। तो दोस्तों आपने स्पष्ट समझ लिया कि जो जापान है वो चीन की हठधर्मिता के खिलाफ है। तो चलिए रुख करेंगे अगली खबर। दोस्तों अगली खबर है जबरन धर्मांतरण रोकने में नाकाम रहा पाक। दोस्तों सिंध में हिंदू लड़कियों के केस देखने के बाद पाकिस्तान संसदीय समिति का बयान। दोस्तों यह पाकिस्तान की संसदीय समिति का ही बयान है। चलिए देखते हैं क्या खबर। आपको पता है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, ध्यान रखिएगा। पाक संसदीय समिति ने कहा है कि जबरन धर्मांतरण से अल्पसंख्यकों, आपको पता है कि पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, धर्मांतरण से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी को पाकिस्तान पूरी नहीं कर पाया है। सांसद अनवर उल हक काकर की अध्यक्षता में जबरन धर्मांतरण मामले पर गौर करने के लिए एक संसदीय समिति ने हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण से जुड़े सिंध का दौरा करने के बाद यह बात कही। काकर ने कहा, बेहतर जीवन शैली के लिए हुए धर्मांतरण को जबरन धर्मांतरण माना जाता है, लेकिन आर्थिक कारणों से हुए धर्मांतरण को शोषण माना जाता है, क्योंकि यह सहमति से होता है। उन्होंने कहा कि जो लोग हिंदू लड़कियों को अपनी इच्छा से शादी के लिए प्रोत्साहित करते हैं वे बेटियों के मामले में उदारता नहीं दिखाते हैं। दोस्तों शादी के वक्त अभिभावक की मौजूदगी अनिवार्य हो। काकर ने आगे कहा कि शादी के लिए या विवाह के लिए नए नियमों को लागू करने का सुझाव दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि शादी के समय अभिभावक की मौजूदगी अनिवार्य किया जाए। तो देखा दोस्तों आपने कैसे कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों यानी हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ सही बर्ताव नहीं किया जा रहा है। तो चलिए रुख करेंगे अगली खबर। दोस्तों अगली खबर आ रही है H1B वीज़ा। दोस्तों आप जानते हैं अमेरिकी सरकार द्वारा यह वीज़ा जारी किया जाता है। तो H1B वीज़ा प्रशासन के नए नियमों को अदालत में चुनौती, मतलब अमेरिका ने जो नए नियम H1B वीज़ा के लिए जारी किए हैं उसके लिए वहाँ की अदालत में चुनौती दी गई है। तो चलिए देखते हैं क्या है मामला। अमेरिका के H1B वीज़ा से जुड़े वेतन के नए नियमों के खिलाफ विश्वविद्यालयों और व्यवसायों समेत 17 लोगों और संगठनों ने अमेरिकी श्रम मंत्रालय के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की अदालत में एक मुकदमा दायर कर दिया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि अंतरिम नियम अनियमित तरीके से लागू किए गए हैं और इसमें तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। ये नियम मनमाने और बेतरतीब हैं। अंतरिम नियम को इस मुकदमे में तर्कहीन करार दिया गया है। आलोचकों का मानना है कि इससे कुछ पेशेवरों की वेतन सीमा घट गई है, साथ ही यह नियम आर्थिक सुधारों को भी प्रभावित करेगा। बता दें H1B वीज़ा एक गैर अप्रवासी वीज़ा है जो अमेरिकी कंपनी को विशेष व्यवसायों में विदेशी कर्मचारी नियुक्त करने की अनुमति देता है। भारतीय IT पेशेवरों में इसकी मांग सर्वाधिक है। याचिका में कहा गया है कि इस नियम से शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों समेत अर्थव्यवस्था के हर कोने में
अनावश्यक नुकसान पहुंचा है। ये नियम हमारे आर्थिक सुधारों को बढ़ाने के बजाय उन्हें बाधित ही करेंगे। दोस्तों, लगातार बदल रहे नियम, यह कोई खेल नहीं। दोस्तों, AILA ने कोर्ट में दायर मुकदमे के दौरान किए गए दावे में कहा है कि अमेरिका में वीजा नियम लगातार बदल रहे हैं। यह कोई खेल नहीं है। नए नियमों के मुताबिक वीजा धारक को गृह सुरक्षा मंत्रालय या आव्रजन सेवा विभाग से सलाह लेनी होगी और उन्हें 60 दिनों का नोटिस देना होगा। यही नहीं, बल्कि एजेंसियों की गलती पर कोई भी आरोप लगाने से पहले उनसे टिप्पणी लेने होंगे। इस व्यवस्था में भारतीय IIT पेशेवरों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि अमेरिका में H-1B वीजा भारतीयों में सर्वाधिक लोकप्रिय है। अब देखते हैं मुकदमा दायर किन्होंने की है। मुकदमा दायर करने वालों में बड़ी संस्थाएं। मुकदमा दायर करने वालों में यूनिवर्सिटी मिशिगन, डेनवर और चैपमैन विश्वविद्यालयों के अलावा बॉर्ड कॉलेज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू इंग्लैंड, यानी बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं उन्होंने इसके खिलाफ कोर्ट में रिट दायर की है। तो चलिए दोस्तों, अब रुख करेंगे अगली खबर। आपने समझ गए होंगे कि अमेरिका H-1B वीज़ा जो देता है उसमें किस प्रकार के नियम और कायदे कानून की बात वकालत कर रहा है, ताकि भारतीयों के लिए उसमें कुछ नुकसान है। तो चलिए अब रुख करेंगे अगली खबर। दोस्तों, अगली खबर आ रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी, इन दोनों ने तेलंगाना में प्रभावित बाढ़ क्षेत्रों से प्रभावित लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल ने 15 करोड़ देने की बात की है और पलानीस्वामी ने 10 करोड़ रुपए की बात की है। तो केजरीवाल ने कहा कि इस संकट की घड़ी में हमारा दिल्ली सरकार आप सभी यानी हैदराबाद के लोगों के साथ खड़ी है। तो उन्होंने 15 करोड़ की मदद की है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने भी 10 करोड़ की मदद की है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। चलिए देखते हैं अगली खबर। दोस्तों, अगली खबर है जो आपको दिल दहला देगी और आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि देश में क्या हो रहा है। दोस्तों, ये गुजरात से है खबर। गुजरात में बिनौला के खेतों में मजदूरी कर रहे 1,30,000 बच्चे। दोस्तों, गुजरात में कपास की खेती के जरिए बिनौला उत्पादन के लिए करीब 1,30,000 बच्चों को अवैध तरीके से खेती में मजदूरी पर लगाया गया है। दोस्तों, जिन बच्चों को स्कूलों में होना चाहिए वे खेतों में मजदूरी कर रहे हैं। हम किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे, चाहे भाजपा चाहे कांग्रेस, लेकिन सरकार ये क्या कर रही है कि बच्चों को मजदूरी करना पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या खबर है। मजदूरी करने वाले बच्चों में बड़ी संख्या आदिवासी की है और वे बच्चे आदिवासी हैं। गैर सरकारी संगठन के दावे पर संज्ञान लेते हुए राज्य श्रम विभाग के एक अधिकारी ने कहा है कि वह NGO द्वारा चिन्हित संबंधित क्षेत्रों के टीमों को भेजेगी और यदि कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो कार्यवाही की जाएगी। सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन के सुधीर कटरियार ने बताया कि बीज कंपनियों से किसानों को कम कीमत मिलना इसकी बड़ी वजह है। दोस्तों, क्या वजह है? वजह है कि इसके चलते खेती के लिए वयस्कों के बजाय बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें कम पैसे देने पड़ते हैं। कटियार ने दावा किया है कि आदिवासी बच्चों को एक दिन की मजदूरी सिर्फ 150 रुपये दी जाती है। दोस्तों, एक दिन की मजदूरी 150 रुपये, और ये मजदूरी दिया भी किसे जा रहा है? छोटे बच्चों को, जिन्हें स्कूल में होना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। उनके बचपन को सरकार बेच दे रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो ये सब
कैसे होगा, कैसे इसको दूर किया जाए, इस बचपन को कैसे कोमल बचपन को कैसे हम लोग संपन्न बनाया जाए, कैसे इन्हें आगे बढ़ाया जाए, इसके बारे में हम सभी को सोचना चाहिए। तो चलिए दोस्तों रुख करेंगे अगली खबर। अगली खबर आ रही है प्रधानमंत्री जी की तरफ से। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, साधन संपन्न देशों की तुलना में हमने ज्यादा नागरिकों की जान बचाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा, देश में कोरोना से ठीक होने वालों की दर अच्छी है। भारत में जहां प्रति 10 लाख जनसंख्या पर करीब 5,500 लोगों को कोरोना हुआ है, वहीं अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में आंकड़ा 25,000 के करीब है। भारत में प्रति 10 लाख लोगों में मृत्यु दर 83 है, जबकि अमेरिका, ब्राजील, स्पेन और ब्रिटेन जैसे कई देशों में ये आंकड़ा 600 के पार है। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया के साधन संपन्न देशों की तुलना में भारत अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल हो रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में टेस्ट की बढ़ती संख्या हमारी एक बड़ी ताकत रही है। सेवा परमो धर्म के मंत्र पर चलते हुए हमारे डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी इतनी बड़ी आबादी की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। पीएम ने कहा, आज हमारे देश में कोरोना मरीजों के लिए 90 लाख से ज़्यादा बेड की सुविधा उपलब्ध है। 12,000 क्वारंटाइन सेंटर हैं। कोरोना जांच के लिए की गई 2,000 प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। देश में टेस्ट की संख्या जल्द ही 10 करोड़ के आंकड़े को पार करने वाली है। कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में टेस्ट की बढ़ती संख्या हमारी एक बड़ी ताकत हो सकती है। पीएम ने कहा, मैं अपने सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आपको सुरक्षित देखना चाहता हूं, आपके परिवार को सुखी देखना चाहता हूं। ये त्यौहार आपके जीवन, उल्लास और उमंग, यानी दोस्तों जो त्योहारी सीजन चल रहा है इस पे उन्होंने कहा है, दशहरा का जो त्यौहार है उसके उन्होंने कहा है कि आपके जीवन में उत्साह और उमंग बढ़ाए, ऐसी वातावरण चाहता हूं। तो दोस्तों पीएम मोदी का है ये संदेश। दोस्तों अगली खबर आ रही है, कोश्यारी से हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते में मांगा जवाब। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं कोश्यारी जी से कोर्ट ने 4 हफ्ते में मांगा जवाब। तो आवास किराया और अन्य सुविधाएं का बकाया न चुकाने के मामले में पूर्व के आदेश का पालन न करने पर हाई कोर्ट, नैनीताल के हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को अवमानना नोटिस जारी कर उन्हें 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कार्तिकेयन हरिगुप्ता के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी पर आवास व अन्य सुविधाओं का बकाया रहने के कारण जनहित याचिका कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसका जवाब न देने के कारण पूर्व मुख्यमंत्री यानी जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं इनके खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया गया है। तो अब दोस्तों इसमें इस न्यूज़ में आपको क्या याद करने वाली बात है कि इस समय वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन हैं? तो भगत सिंह कोश्यारी। ध्यान रखिए।